ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात किया था मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में। और इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे कुलाम्स लॉ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कुलाम्स लॉ। एक बात कुलाम्स लॉ शुरू करने से पहले बता दूं कि जिस तरह आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें एक फॉर्मूला था F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जितना वो फॉर्मूला उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उतना ही कुलाम्स लॉ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल देखें तो ग्रेविटेशन चैप्टर में जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, एस्केप वेलोसिटी, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सारे फॉर्मूले उसी एक फॉर्मूले से ड्राइव हुए थे जो कि था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। उसी तरह, ठीक एकदम उसी तरह इस चैप्टर में कुलाम्स लॉ से ही इसके आगे होने वाले सारी चीज़ें डिराइव होंगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, वो बहुत सारे कंपोजिशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो जितनी चीज़ें हों वो सब चीज़ कुलाम्स लॉ से ही आएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि ये स्पाइन है इस पूरे चैप्टर का, और अगर आपको इसमें डाउट होगा तो ये आगे डाउट कंटिन्यू होता रहेगा, इसलिए आप इसे अगर सही समझेंगे तो आपको आगे डाउट नहीं होगा। सो लेट्स कंटिन्यू व्हाट इज कुलाम्स लॉ। एक्चुअली बेसिकली ये बहुत कोई हार्ड मतलब लॉ नहीं है, एकदम इजी ही है, न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन जैसा ही। कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ एनालॉगस दोनों टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों ही इनवर्स आर स्क्वायर है दोनों में ही। तो देखते हैं व्हाट इज कुलाम्स लॉ इन सिंपल। कुलाम्स लॉ सेज हाउ द टू चार्जेस बिहेव। इससे पहले हमने देखा दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, कब अट्रैक्शन होगा कब रिपल्सन होगा। ये लॉ हमें ये बताता है कि दोनों दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस किस तरह होंगे और कितना, मतलब उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बेसिकली टेल्स अबाउट द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस एंड okay, now let's state what is the Coulomb's law. It states that 2 point charges, 2 point charges repel or attract each other with a force which is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the to the square of distance r between them. Now first thing कुलाम्स लॉ बेसिकली एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। मतलब कि अगर चार्जेस पॉइंट फॉर्म में नहीं है, मतलब उनके पास एक शेप एंड साइज है, तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली इसी तरह अप्लाई नहीं हो सकता, हमें इसे अलग तरह से अप्लाई करना होगा। कैसे, वो आगे हम देखेंगे। ओके, 2 पॉइंट रिपेल, ये डिपेंड करता है, ये मैंने पहले देखा था चार्जेस के मतलब साइंस पे। अगर दोनों सेम चार्ज है रिपेल होगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब दोनों चार्जेस, लेट्स से दिस देयर द टू चार्जेस, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। तो जो फोर्स होगा वो इन दोनों के मतलब Q1 इंटू Q2 के प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। सो आई कैन से एंड वी नो समथिंग कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो हमेशा ही, हम पहले जानते हैं कि वो इसके अलोंग ही होगा, ज्वाइनिंग द बोथ द चार्जेस। ओके, तो हमें कुलाम्स लॉ से ये पता चला मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कि F, ओके लेट्स से इसमें कुछ नाम दे देते हैं। दिस इज F21 एंड आई एम डिफाइनिंग F21 एज फोर्स ऑन चार्ज Q2। अच्छा, चाहते हैं चार्ज लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, दिस इज F21 एंड दिस इज
F12, ऑब्वियसली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. सो आई कैन से F12 ऑब्वियसली फोर्स से वेक्टर फॉर्म में होगा और मैग्नीट्यूड मैं रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे साइन ले रहा हूँ, F21 और F12, सॉरी दिस इज 21. This will be directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to 1 by R square, where R is the distance between them. Now ये जो पूरी बातें हमने यहाँ कही हैं, ये मैग्नीट्यूड के लिए है. Now what about the direction? एज वी नो कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी से डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डाउट होता है वो डायरेक्शन में ही होता है. ओके, दिस इज 2-1. तो मतलब कुलाम्स लॉ हमें ये बताता है, पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, कि जो फोर्स होंगे दोनों पीछे लगने वाले वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R² के. ओके, ये तो क्लियर है. डायरेक्शन के बारे में क्या कहता है? डायरेक्शन बारे में ये कहता है कि देयर आर 2 पॉइंट्स. ओके, लेट्स नॉट नेम this one, there is 1 point. Okay, direction, force on the charges will always be along the line joining the charges. मतलब ये जो भी फोर्स होगा F21 और F12 ये हमेशा ही इस लाइन के along होगा जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है. ऑब्वियसली दोनों पॉइंट चार्जेस हैं. अब ये दोनों ही फोर्सेस या तो रिपल्सिव हो सकते हैं या अट्रैक्टिव हो सकते हैं. चूँकि मैंने दोनों को Q1 Q2 कोई साइन नहीं लिया है, मैंने दोनों को पॉजिटिव माना है, तो मैं इसलिए रिपल्सिव दिखा रहा हूँ, मतलब रिपल्शन दिखा रहा हूँ दोनों में, और ये दोनों बाहर की तरफ हैं दोनों फोर्सेस. अगर अट्रैक्शन तो भी ये दोनों फोर्स अट्रैक्शन तो दोनों फोर्स अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन तब भी ये दोनों इसी लाइन के अलॉन्ग होते हैं जिस लाइन के अलॉन्ग दोनों चार्जेस, दिस लाइन पे दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, मतलब लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस ना. तो डायरेक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? डायरेक्शन के बारे में कहा जा सकता है फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं, फोर्स एक्ट्स ऑलवेज along the line joining the charges. ऑब्वियसली मैं एक बार पॉइंट और कह देता हूँ, जैसे कि रिवीजन के लिए, कि पॉजिटिव चार्जेस मतलब दोनों सेम साइन है, सो रिपल्शन, and this opposite sign, then it will be attraction. मतलब कि अगर दोनों सेम साइन का होगा तो रिपल्शन हो, बाहर तरफ फोर्स लगेगा, और अपोजिट साइन तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा. एक पॉइंट और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि F21 और F12 अगर ये दोनों अंदर की तरफ हों या बाहर की तरफ हो, दोनों ही केसेस में आप ध्यान देंगे और आप पाएंगे कि F21 का यूनिट वेक्टर, मैं ऐसे समझाता हूँ कि F12 और F21 हमेशा ही एक लाइन के अलॉन्ग होंगे. ये तो क्लियर है, क्योंकि दोनों ही मतलब फोर्सेस होंगे वो अलॉन्ग द लाइन होते हैं ज्वाइनिंग द चार्जेस, और हमेशा ही दोनों अपोजिट होंगे. अपोजिट का मतलब कि अगर आप ध्यान दें तो F21 राइट है तो F12 किधर है? लेफ्ट. सिंपल, अगर इफ सेइंग दिस इज आई कैप डायरेक्शन, दिस इज आई कैप डायरेक्शन, सो F21 इज प्लस आई कैप एंड F12 इज माइनस आई कैप. तो मैं कह सकता हूँ जो F21 का डायरेक्शन होगा वो हमेशा ही जस्ट अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट होगा F12 के डायरेक्शन के. यू कैन राइट इट दैट F12 विल ऑलवेज बी जस्ट अपोजिट टू F21. मतलब ये दोनों फोर्सेस हमेशा ही एक दूसरे के जस्ट मतलब इनवर्स मतलब जस्ट अपोजिट होंगे. ओके, वन मोर पॉइंट कि एक फेमस क्वेश्चन, आप इसको ऐसे मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. क्वेश्चन, लेट्स से कि जो Q1 है, Q1 इज 7 कूलाम एंड Q2 इज 10 कूलाम. This is Q1, this is Q2, and this is let's say this name is Q2, and this is Q1, and this is F21, and this is F12. और Q1 आपका 7 कूलाम है, Q2 आपका 10 कूलाम है. सो ऑप्शन इज विच इज़ करेक्ट?
F12 is greater than F21, B F12 is less than F21, C F12 equal to F21, and D data insufficient. So if you want, you can pause the video and answer it. तो अगर आप ध्यान दें, कुछ स्टूडेंट आंसर करते हैं कि F21 चूँकि चार्ज ज़्यादा है तो F21 फोर्स इस पर ज़्यादा लगाएगा, चूँकि Q2 जो चार्ज है 10 कूलाम है, Q1 7 कूलाम है, तो Q2 Q1 पे फोर्स ज़्यादा लगा, मतलब F12 ज़्यादा होगा F21 से, और फर्स्ट ऑप्शन को सही कहते हैं। लेकिन ये गलत है, मैं बता दूँ, थर्ड ये ऑप्शन सही होगा हमेशा ही, क्योंकि आप ध्यान दें, इफ़ दिस इज़ एक्शन दिस इज़ रिएक्शन, मतलब कि अगर ये अगर आप इसे एक्शन कहते हैं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन में पेयर में होता है और कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं कि हम किसे एक्शन कहेंगे किसे रिएक्शन कहेंगे। अगर इसे एक्शन कहते हैं तो ये रिएक्शन होगा, अगर इसे रिएक्शन कहते हैं तो ये एक्शन होगा, मतलब ये रिएक्शन, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर हैं ये। तो ऑन दे ऑल न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन रिएक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अपोजिट हम देख ही चुके हैं, दोनों अपोजिट होंगे, और इक्वल भी मैं देख चुके हैं कि मैंने दोनों के बारे में इक्वल वही सेम दिखाया, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे आपके। तो ये दोनों ही जो फोर्सेस हैं हमेशा ही ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब F12 और F21 हमेशा एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे और साइन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा F12 मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल टू F21। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई पूछे सर माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड मैंने रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज, दिस माइनस नहीं होगा, मैग्नीट्यूड मैंने रिप्रेजेंट किया है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैंने क्वेश्चन पूछा था। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। F12 और F21 this is equal to some constant capital K Q1 Q2 by R square. And what is this capital K? So let me tell you what is this capital K. F12 F21 or F21, this is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. If Q1 Q2 are in, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्री स्पेस के लिए है ये, अगर दोनों ही फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में रखे हों तब, क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है ये फ्री स्पेस के लिए है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट पे भी बातें करते हैं, लेकिन अभी के लिए आप मतलब ये मान लीजिए कांस्टेंट है, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसे परमिटिविटी कहते हैं, 4 कांस्टेंट है, पाई द सेम कांस्टेंट पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पहले हमने लिखा ही था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज permittivity of free space, permittivity of free space. Okay, now यहीं पर मैं कोई बात और बताना चाहता हूँ। लेट्स कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हाउ टू राइट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि मैं दोनों कॉन्सेप्ट को फिर कंपेयर करना चाहता हूँ, तो उससे बहुत ईजी होगा। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, Coulomb's law in vector form. So जितने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़े Coulomb's law वो सारे इक्वली वैलिड होंगे यहाँ पर, बस वेक्टर फॉर्म मतलब जो फोर्स मैंने अभी तक मैग्नीट्यूड लिखा था, अब मैं यहाँ मैग्नीट्यूड ना लिख के सिंपल एग्जैक्टली वेक्टर लिखना चाहता हूँ। तो कोई कॉन्सेप्ट नया चेंज नहीं होने वाला है, बस ये चेंज होगा कि यहाँ पे एक वेक्टर साइन है, क्योंकि अगर आप ध्यान देते हैं मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन मैंने यहाँ नहीं रिप्रेजेंट की है। डायरेक्शन के लिए मैंने बस ये कहा कि फोर्सेस जो होंगे वो हमेशा लाइन के अलॉन्ग होंगे जॉइनिंग चार्जेस, और दोनों हमेशा अपोजिट होंगे दोनों पे लगने वाले फोर्सेस, लेकिन हमने कोई वेक्टर साइन अभी तक रिप्रेजेंट नहीं किया है। ओके, सो अब हम यहाँ पे एक वेक्टर साइन देने वाले हैं। तो लेट्स मार्क द चार्जेस, दिस इज Q1, दिस इज Q2, और मार्क मतलब दिस इज ओरिजिन, क्योंकि अगर हमें वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो हमें ओरिजिन का होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ से हम रेफरेंस लेंगे, ओरिजिन और पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सो लेट्स से दिस Q1 हैज़ अ
position vector of R1. This is R1, and position vector of Q2 is R2, and this position vector of Q2 from Q1, let's say this is R12. So I'm writing it as 1 by n. What is R1? Position vector of Q1. R2, position vector of Q2. Next one, R12. This is position, or you can say okay, let's say define position vector of Q2 with respect to, or you can say from, with respect to origin at Q1. अच्छा, क्यों ज़रूरी है R1 R2 और R12 तीनों है? क्योंकि क्वेश्चन में आपको R1 और R2 दिए रहते हैं और फाइंड और फॉर्मूले में आपको R12 पुट करना रहता है। तो इसीलिए हम इनिशियली R1 और R2 चलाएं, ताकि हमें मतलब बाद में मतलब क्वेश्चन में हमें ये बात हर बार ये मतलब ये डेरिवेशन ना करना पड़े। ओके, नाउ एज यू नो बाय द फ्रॉम वेक्टर law, from vector law of addition, I can say that R1 vector plus R12 vector will be equal to R2 vector. This is from triangle vector law of addition. मतलब वेक्टर को अगर हम टेल को हेड से ज्वाइन कर दें, तो जो वेक्टर इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक जो ज्वाइन किया जाता है वो उन दोनों के सम के इक्वल होता है, उनका रिजल्टेंट होता है. सो R2 इज इक्वल टू R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 वेक्टर. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट R12 वेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें हमेशा ही R1 और R2 वेक्टर दिया रहता है. अगर नहीं दिया रहेगा तो हम यहाँ पे मान लिया आपको R12 ही दे दिया, तो हमें बस ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. I hope this will be clear from vector. This concept is again from vector. अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे ही चैप्टर लगभग क्लब किए जा सकते हैं. इसमें मैकेनिक्स भी क्लब होगा, इसमें एसएचएम भी क्लब होगा, इसमें वेव मतलब मैकेनिक्स, एसएचएम, एनर्जी, सारे मतलब लगभग बहुत सारे चैप्टर आपके क्लब हो सकते हैं. काइनेमेटिक्स से तो मतलब पूरा क्लब हो सकता है, फ्रिक्शन सारे ही लगभग. ओके, फ्रेंड्स रोटेशनल मोशन भी. अच्छा, यहाँ पे अगर अब मैं डिफाइन करता हूँ F, नाउ दिस इज, अब मैं एक ही वेक्टर फोर्स लिखूँगा F21. नाउ F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. F21. Now, what is force F21? This is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by जैसा कि मैंने मैग्नीट्यूड देखिए, हम फोर्स वेक्टर के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, वन मैग्नीट्यूड एंड अदर वन डायरेक्शन. दिस इज लेट मी राइट दिस समवेयर, मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन. ओके, मैग्नीट्यूड हमें पता है Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर. अच्छा, आर मतलब ये डिस्टेंस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, R12 वेक्टर जो है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि यही ये इसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ है. डायरेक्शन इज R12 कैप, क्योंकि मैं डायरेक्शन ले चुका हूँ, ये अगर ध्यान दें तो मैं, और F21 जो होगा वो Q1 और Q2 से ज्वाइन होने वाली लाइन के अलॉन्ग ही होगा और R12 के डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया है. So this is vector magnitude, this is direction. Now, so I can write it as F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. This is R12 cap. Now, as you all know that मैं लिख सकता हूँ
R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। आई होप ये आपको वेक्टर अगेन क्लियर होगा। फिर से वेक्टर का सब्स्टिट्यूशन पुट कर रहे हैं इसमें। सो दिस विल बी F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। नाउ अगर मैं इसे पुट करूँगा तो यहाँ R12 वेक्टर आएगा और नीचे R12 है और एक और आएगा ये, तो दिस विल बी क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये फॉर्मूला भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसका भी यूज़ क्वेश्चन में होता है। ओके, अगर आप और सॉल्व करना चाहते तो आप कर सकते हैं। F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 क्यूब R2 माइनस R1। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसके पास हम लोग आने चाहते हैं। अगर आप ध्यान दें, अगर आप यहाँ पे हमने F21 लिखा था, अगर आप F21 लिखें तो आप एग्जैक्टली पाएंगे जो F21 आता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है माइनस F12 के। अगर आप F21 हमने लिखा है, F12 अगर आप लिखें तो आप पाएंगे एग्जैक्टली F21 के जस्ट माइनस, मतलब इक्वल टू माइनस ऑफ F12 होता है। F21 इक्वल टू माइनस ऑफ F12 होता है। और जब दो वेक्टर ऐसे लिखे जाते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, सो दिस इज द कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अगेन अब मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ इस मतलब इस मेथड में और इस मेथड में। देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, जैसे कि एक क्वेश्चन की बात करते हैं, लेट्स से फ्रेम वन क्वेश्चन। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, लेट्स से दिस क्वेश्चन इज फाइंड द force shown below. So there is two charges. This is 3 coulomb, this is plus 3 coulomb, and the distance is 1 meter, और आपको ये फोर्स निकालना है। सो यहाँ पे आपको कहीं वेक्टर नहीं दिया है, मतलब आपको वेक्टर मतलब रेफरेंस भी नहीं दिया है कि आपको आई कैप जे कैप और सिर्फ फोर्स निकालना है। तो सिंपल आप दोनों तरीक़ों से जा सकते हैं, दैट इज़ वेक्टर फॉर्म एंड दैट इज अनदर वन इज़ मैग्नीट्यूड फॉर्म। लेकिन इसमें चूंकि कोई वेक्टर का फोर्स नहीं, तो मैं इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म से सॉल्व करूँगा। लेकिन अगर इसी में इसका पोजीशन वेक्टर देता और इसका पोजीशन वेक्टर देता और वेक्टर फॉर्म पूछता, तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता और वो है वेक्टर फॉर्म के। लेकिन आप वेक्टर फॉर्म से शुरुआत में ये फॉर्मूला आपके लिए हमेशा ही हेल्पफुल होगा। ये मतलब इस तरीके से आप हमेशा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हेक्टिक है चूँकि, इसलिए हमेशा सॉल्व नहीं करते हैं। सबसे इजी तरीका क्या है, आप मैग्नीट्यूड को इस फॉर्मूले से निकालिए और डायरेक्शन को लॉजिक से निकालिए कि अगर दोनों सेम साइन है तो फोर्स इधर लगेगा, अपोजिट साइन है तो मतलब अट्रैक्टिव होगा। तो ये तरीका जो है ये भी आपका हर जगह लगेगा जब तक आपसे आंसर मतलब वेक्टर में ना पूछा जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा, इसे सॉल्व करते हैं तो दिस वेरी इजी। एफ इज इक्वल टू दिस, एफ वी नीड टू फाइंड आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन, अच्छा मैं एक बात और बता दूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऑब्वियसली विद द यूनिट, इसकी यूनिट होगी, डोंट मिस द यूनिट। सो एफ इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन Q2 बाई आर स्क्वायर, यूनिट विल इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अगर मैं इसकी यूनिट लूँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज 9.9। Q1, what is first charge? 3. What is second charge? 3 upon r square 1. So this will come as 3 into 3, 9, 9 into 81, 81 into 10 to the power 9 Newton.
दिस इज द आंसर। अच्छा, अब अगर कोई Q1 को इसे लेता है, Q2 को इसे लेता है, तो भी कोई बात नहीं, उसका आंसर इतना ही आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है तो Q1 Q2 आप कैसे भी लिखें, आपका आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एक पॉइंट और, अगर आप ध्यान दें इसमें, अगर मान लीजिए Q1 जो होता वो निगेटिव होता और Q2 पॉजिटिव होता, मान लीजिए Q1 को मैं पुट कर दूं, लेट्स से Q1 इज -1 coulomb and Q2 is +2 coulomb, and this is R1, this is at R2, and this is, मैं R1 और R2 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिन यहाँ पर है, दिस इज R12। तो आप पाएंगे जो फोर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे F12 वेक्टर, दिस इज F21, सॉरी F21, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R12, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज गिवन एज, इन दोनों के बीच में दूरी दी हुई है हमारी 1 मीटर, R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब और R12, और हमने फोर्स को इधर ही रिप्रेजेंट किया था, तो यही हमारा F21 होगा। हाँ, अगर आप कहते हैं कि सर ये अट्रैक्टिव होगा, ठीक है अट्रैक्टिव होगा, लेकिन हमने यहाँ पर जो फोर्स था वो राइट रिप्रेजेंट किया है, तो आपकी जो ये आंसर है वो सारे ही राइट आएंगे, डजेंट मैटर Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव है। ओके, अब देखते हैं ये आंसर सही आता है कि नहीं। तो F21 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं तो 1/4πε0, दिस इज 9 इंटू 10⁹9, Q1 इज -1, Q2 इज +2 एंड R12 अपॉन दिस इज 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के बीच 1 था, तो इसे अब सॉल्व करने तो ये आएगा -18 इंटू 10⁹9 R12। नाउ व्हाट डू दे मीन माइनस ऑफ R12, तो चूंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, मतलब ये पूरा मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो बता रहा है कि R12 के अपोजिट है। क्या R12 के अपोजिट एग्जैक्ट डायरेक्शन है? यस, क्योंकि R12 हमारा इस डायरेक्शन में है और जो एग्जैक्ट जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। हमने रिप्रेजेंट इस इधर क्यों किया? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था, मतलब हमने जो डेरिवेशन किया था इस फॉर्मूले का, उसमें हमने राइट ही रिप्रेजेंट किया था और इसलिए हमने यहाँ पे राइट रिप्रेजेंट किया है, लेकिन फिर भी हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट ही आया है। मतलब आप हमेशा आप मतलब बाहरी तरफ रिप्रेजेंट करेंगे और Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करेंगे, तो मतलब यहाँ हमें लिख देना चाहिए, इधर लिखते हैं, पुट साइन ऑफ charge in all three, and this also put sign of charge in all three, but यहाँ पर आप साइन ऑफ चार्ज पुट नहीं करेंगे क्योंकि Q1 यहाँ पे डू नॉट पुट साइन ऑफ चार्ज, यहाँ पे आप साइन पुट नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, ये मैग्नीट्यूड है और ये कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, मतलब ये सिर्फ हमें यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब इसमें साइन ऑफ चार्ज पुट नहीं करेंगे और इसमें हमेशा साइन ऑफ चार्ज पुट करेंगे। तो देखिए अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करता हूँ, मैग्नीट्यूड ये हमने सॉल्व किया वेक्टर फॉर्म से, अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट से। सो फोर्स विल बी इक्वल टू अगेन 1/4πε0, मतलब 9 × 10⁹9 Q1 Q2 by R स्क्वायर, Q1 इज +1, क्योंकि अब मैं साइन पुट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज 1 इंटू दिस इज 2 अपॉन R स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सो दिस विल कम एज 9 × 18 इंटू 10⁹9 न्यूटन। नाउ ये फोर्स है, लेकिन इस पर यहाँ मैं लिखूँगा, चूँकि यहाँ पे डायरेक्शन मिलेगा तो मैं लिखूँगा इस पर लेफ्ट और यू कैन से अट्रैक्टिव, आप कुछ भी लिख सकते हैं डायरेक्शन, या इवन यू कैन से दिस आई कैप, यू कैन राइट इज डायरेक्टली माइनस आई कैप। सो अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों ही आप हम मतलब आंसर सही हैं, तो आप 10 मिनट किस मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आपका आंसर सेम और सही आएगा। तो किस मेथड से सॉल्व, फिर क्वेश्चन है कि किस मेथड सॉल्व करें, तो उस मेथड सॉल्व जो आपको इजी लगे। अच्छा, लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको वेक्टर में आंसर नहीं बताना है तो आप इससे सॉल्व कीजिए, मैग्नीट्यूड को इससे निकालिए विदाउट पुटिंग साइन ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन को लॉजिक से। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो एकदम स्टेप बाय स्टेप जाइए, आंसर आपका फिर भी सही आएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बात करेंगे परमिटिविटी, अ लॉट टू डिस्कस अबाउट दिस परमिटिविटी। आई होप स्पेलिंग सही होगी। परमिटिविटी एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट होता परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन से परमिटिविटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिर से।
और उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस, ताकि हमें इसमें कोई डाउट ना है। और इसमें अगर कोई डाउट है तो फ्री टू आस्क। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस।